नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभ मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता दें, जहां कमला नदी पर बना पुल टूटकर दो भागों में बंट गया है। नदी पर बना पुल दो भागों में टूट गया और पुल के बीच में ट्रक लटका हुआ है। दरभंगा के सुदूर इलाके कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के सती घाट राजघाट मुख्य मार्ग के सोहरवा घाट का यह मामला है, जहां पर कमला नदी पर बना सालों पुराना पुल टूट गया है। यह पुल 4 हिस्सों में मधुबनी, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर को जोड़ता है। यहां की करीब 10 पंचायतों को जोड़ने वाला यह इकलौता पुल है जो अब टूट गया है। बालू लदा एक ट्रक पुल पार कर रहा था और ट्रक जैसे ही पुल के बीचों बीच पहुंचा, पुल दो भागों में बंट गया, टूट गया और ट्रक पुल से लटक गया। हालांकि इस दौरान जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों की मांग है कि टूटे पुराने पुल के बदले 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर नया पुल दिया था, जिसका शिलान्यास भी किया गया। पुराने पुल को मजबूत करना था और नए पुल का निर्माण होना था, लेकिन ना ही पुराने पुल को मजबूत किया गया और ना ही नए पुल का निर्माण कार्य शुरू हो पाया। ऐसे में लोग संवेदक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो विकास के मुद्दों पर गंभीर सवाल उठाती है कि आखिर किस प्रकार से पुल का निर्माण किया गया, जो इतने कम दिनों में ही ये पुल टूटकर बिखर चुका है। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। कुछ देर पूर्व सती घाट राजघाट मुख्य मार्ग के अंतर्गत सोहरबा घाट जो कमला नदी पर बने पुल टूट गया है, जिससे लगभग में 5 जिला समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा और दरभंगा जिला का मुख्य मार्ग का सीधे संपर्क टूट गया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, 5 जिलों को जोड़ने वाला ये पुल टूटकर बिखर गया है और बीच में ये ट्रक आपको लटका हुआ नजर आ रहा होगा। कमला नदी पर ये पुल बना हुआ है। कुशेश्वर स्थान के सहोरवा में ये पुल टूटने की तस्वीर सामने आई है। दरभंगा जिले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 5 जिलों को जोड़ने वाला ये पुल टूट गया। साल 2021 में इसका पुनः निर्माण कराया जाना था, जिसको लेकर शिलान्यास का काम भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद इसका मरम्मतीकरण नहीं किया गया, जिसके बाद आज इसकी ये दशा हो गई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ट्रक बीच से गुजर रहा था और जैसे ही बीच में ये ट्रक पहुंचा, अचानक ही ये पुल टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कमला नदी पर बना हुआ ये पुल टूट चुका है और स्थानीय लोगों की माने तो इस पुल को पहले से ही पुनः निर्माण के लिए रखा गया था और इसके लिए शिलान्यास का कार्यक्रम भी हुआ, बावजूद इसके मरम्मतीकरण का काम नहीं हो पाया है। अब यहां पर सवाल ये उठता है, न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि आखिर कैसे ये पुल टूट गया, क्यों नहीं इस पुल की मरम्मतीकरण का कार्य किया गया, क्यों इस ओर अधिकारियों का ध्यान नहीं गया। जब ये 5 अलग अलग जिलों को जोड़ने वाला इतना महत्वपूर्ण पुल है, कमला नदी पर बसा हुआ ये पुल है, उसके बावजूद इस पर अधिकारियों का ध्यान क्यों नहीं गया, क्यों सोए रहे अधिकारी, इस तरह की लापरवाही आखिर क्यों बरती गई और लोगों की परेशानी का आखिर क्या समाधान है। इस तरह की समस्या बार बार होती है, कैसे दूर होगी लोगों की समस्या, क्योंकि जिस तरीके से 5 अलग अलग जिलों के लोगों के लिए ये एक सहारा था, जिस पुल के सहारे लोग अन्य जिलों में जाते थे, आयात निर्यात होता था, इसके बावजूद इस तरह की लापरवाही क्यों सोए रहे अधिकारी, न्यूज़ 18 पूछता है ये बड़ा सवाल। वही रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताने के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार का नारा दिया है। अपने ट्वीट में उन्होंने सिर्फ 8 शब्द लिखे हैं, बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस ट्वीट के अब सियासी मायने खोजे जा रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री का ये ट्वीट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। तो ये 8 शब्द उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखे हैं और जाहिर सी बात है, पिछले कई दिनों से लगातार ये विवादों से घिरे हुए हैं। रामचरितमानस को लेकर इन्होंने जो बयान दिया है, उसके बाद से बिहार की सियासत गर्मा उठी है और ऐसे में उनके ये 8 शब्द जब सामने आए हैं तो इसके सियासी मायने खोजे जा रहे हैं।
और शिक्षा मंत्री के ट्वीट पर महागठबंधन के अंदर ही कलह शुरू हो गया है। जेडीयू ने कहा कि सब जानते हैं कि सीएम नीतीश ने इतने दिनों तक बिहार का कायाकल्प किया। वर्षों से नीतीश कुमार जी ने बिहार का कायाकल्प किया है और तेजस्वी यादव जी ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार जी के सहयोगी के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में मजबूती से काम कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जी क्या करते इस बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने विरोध रामचरितमानस के ऊपर दिए गए बयान का किया है, इतना ही विरोध हम कुरान शरीफ के खिलाफ कोई बोलता, कुरान शरीफ पर कोई बोलता, बाइबल पर कोई बोलता या किसी भी धर्म ग्रंथ पर बोलता, तो इसी तरह से हम लोग विरोध जरूर। चीजों को सहजता और सरलता में लेने में विश्वास करती है और हमारा विश्वास है कि तेजस्वी बिहार का जो मतलब है वो बिहार की योग्यता, बिहार की दक्षता और बिहार की प्रतिभा से है, जो बिहार ने बार बार साबित भी किया है, प्रमाणित भी किया है ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में। तो शिक्षा मंत्री जी का भी मतलब वही होगा, ये हम मानते हैं। लोग किसके साथ है? बयानवीरों के साथ है क्या कोई लोग? और रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के बाद ऐसा लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। रामचरितमानस के अपमान पर महागठबंधन में दो फाड़ की स्थिति बन गई है। जेडीयू ने शिक्षा मंत्री के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो आरजेडी शिक्षा मंत्री के बयान के साथ पूरी तरह से खड़ा है। और तो और अब आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री के साथ खड़े दिख रहे हैं। तेजस्वी के समर्थन के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत शिक्षा मंत्री से इस तरह का बयान दिलवाया गया? क्या आरजेडी बिहार में ध्रुवीकरण की कोशिश में अभी से ही लग गया है? क्या आरजेडी सनातन धर्म के अपमान और इस्लाम के सम्मान की सियासत पर उतर आया है? क्या आरजेडी अब इसी रणनीति पर आगे की राजनीति करेगा? लोग किसके साथ है? बयानवीरों के साथ है क्या कोई लोग? और इधर रामचरितमानस पर बिहार में मचे घमासान के बाद पहली दफा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के बयान को एक तरह से नजरअंदाज ही कर दिया। उन्होंने कहा कि जनता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के साथ है, न कि बयानवीरों के साथ। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लाख कोशिशों के बावजूद महागठबंधन एकजुट है और कुछ होने वाला नहीं है। लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, उन्होंने महागठबंधन बनाया। लोग किसके साथ है? बयानवीरों के साथ है क्या कोई लोग? तो बयानवीर के साथ कोई नहीं, नेता के साथ है लोग। तो एक बात समझ जाइए, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, इसमें क्या है? मुद्दे की बात कीजिए ना। मुद्दा क्या होना चाहिए? ये कोई मुद्दा है? और इससे कितना भी लोग को थोड़ी बहुत मानसिक संतुष्टि मिल गई होगी कि भाई चलो बड़ा बढ़िया लाइन पकड़ाया है, यही मौका है, तो सब लोगों को पहचाना जाता है, जानते हैं कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी लोग एड़ी अलगा करके भाषण दे, बयान दे, आप लोग कुछ लोग सब लोग जान रहे हैं क्या हो, तो इस पे नहीं। अभी ये चल रहा है, बात सुन लो, अभी डिस्कोर्स चला जाएगा इस पे, हिंदू मुसलमान पे, फिर आएगा डिस्कोर्स, कुछ दिन बाद पता चलेगा कि ईडी जो है फिर से आ गई, तेजस्वी के पास बड़ा संपत्ति है, फिर से जांच होगी, फिर केस होगा, फिर मुकदमा होगा। अरे सब जानते हैं लोग, काहे आप लोग चिंता करते हैं? हम लोगों का काम है, जिस कमिटमेंट के साथ सरकार में आए हैं, लोगों को 10 लाख रोजगार दिलाने का, वो हम लोग दिलाएंगे। लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, उन्होंने। और तेजस्वी के बयान पर सुलगते सवाल पूछता है न्यूज 18, कौन है वो बयानवीर जिसकी चर्चा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कर रहे हैं? तेजस्वी ने किसे बयानवीर कहा है? कौन है महागठबंधन का बयानवीर? शिक्षा मंत्री पर चंद्रशेखर पर खोलकर आखिर क्यों नहीं बोले तेजस्वी यादव? ये इशारों ही इशारों में बात क्यों रखी जा रही है? तेजस्वी का इशारा जेडीयू नेता की तरफ है या आरजेडी नेता की तरफ है? ये भी एक बड़ा सवाल है।
क्योंकि जिस तरीके से चर्चा लगातार हो रही है, ऐसे में खुलकर स्पष्ट बयान सामने आना चाहिए था, लेकिन इशारों ही इशारों में आखिर ये आरजेडी की ओर निशाना है या फिर जेडीयू की ओर, ये एक बड़ा सवाल है। सुधाकर को बयानवीर कहा है या फिर चंद्रशेखर को, ये भी एक सवाल है। और कहीं उपेंद्र कुशवाहा पर तो तेजस्वी यादव का निशाना नहीं, क्योंकि उनके डिप्टी सीएम बनने की भी चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही थी। हालांकि उन तमाम बातों पर विराम लग गया, लेकिन इन सब के बीच ये सवाल उठने तो लाजमी है। वहीं कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के बयान को आरजेडी का अंदरूनी मामला बताया है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ दिया है। तो कांग्रेस ने आरजेडी का ये अंदरूनी मामला बताया है और साफ साफ कहा है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, कुछ भी कहने की आजादी है। ऐसे में वो जो भी कह रहे हैं वो उनकी अपनी इच्छा है। स्वतः आंतरिक मन से उन्होंने अपना ये बयान सामने रखा है। ऐसे में कांग्रेस को किसी तरह की आपत्ति नहीं। उन्होंने कहा कि आरजेडी का अपना अंदरूनी मामला है, इसे खुद ही सुलझाएं। देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, ये कहना है अखिलेश प्रसाद का। और रामचरितमानस विवाद पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को तेजस्वी का साथ मिल गया है, जिसे लेकर सियासत और भी ज्यादा गर्मा उठी है। तेजस्वी यादव जी, आप शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का बचाव करके क्या करना चाहते हैं? बिहार में हिंदुओं को अपमानित करा करके और जातीय आपस में विभेद करा करके आप क्या करना चाहते हैं? आपस में जातियों को लड़ाना चाहते हैं, बिहार का विनाश कराना चाहते हैं। आप जो है जिस तरह से धीमा कुश्ती महागठबंधन में कर रहे हैं, इधर शिक्षा मंत्री को भी जगा दे रहे हैं और उधर जो है आप बयान बहादुर भी बन रहे हैं। बयान बहादुर किसको कहते हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी को। वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर बोल रहे हैं। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ये सत्य है कि बिहार में महागठबंधन में नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी अभिभावक की तरह हैं, परंतु जब भी महागठबंधन में कोई विवादास्पद बयान आ जाता है या विवादास्पद कोई घटना हो जाती है जिससे लोगों की भावनाएं आहत हों, तो ये सभी महागठबंधन के सभी साथियों की जिम्मेदारी है कि इस तरह के विवाद को तुरंत खत्म किया जाए। ये महागठबंधन को असली मुद्दों से भटकाने की साजिश है और ऐसे लोग गठबंधन की जड़ में मट्ठा डालने की कोशिश करते हैं। राजद की तरफ से हमेशा कहा गया है कि किसी भी मामले पर फैसला लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव जी के संज्ञान में यह पूरा मसला है। आने वाले समय में ऐसे नेताओं पर वो लगाम लगाएंगे, कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और शिक्षा मंत्री के मुद्दे को लेकर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। वहीं आरजेडी ने महागठबंधन में ऑल इज वेल की बात कही है। साथ ही ये भी कहा है कि बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी। में ऑल इज वेल है। जो लोग ये चाह रहे हैं खेल बिगाड़ना या महागठबंधन में कुछ देख रहे हैं, उनको कुछ हाथ नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा चकनाचूर कर दिया गया 6 महीना पहले ही। अब आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने महागठबंधन बिहार की जनता की भलाई के लिए बनाई है और 2024 में दिल्ली पर चढ़ाई के लिए बनाई है। वहीं गोपालगंज में जनसुराज पदयात्रा के दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर कहा है कि उनका बिहार के लोगों की जिंदगी को बदलने का सपना है। नेताओं को, दलों को बहुत नजदीक से देखा, अनुभव किया कि नेताओं के, दलों के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। सबको जिता कर देखे हैं हम। आपको, हमको ये भ्रम होता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, उससे आपके और आपके बच्चों की जिंदगी नहीं बदलेगी। और सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी देश में कोई बड़ा हादसा करा सकती है। दूसरे कंट्री से जाली लाके नोट रख दिया, तो जब नोट सब जमा हो गया पाई तो जाली नोट वहां कहां गया? क्यों घोषणा किया गया? और हम फिर कहते हैं यह देश को 2 भाग में बांट देगा।
कि हम बोलते हैं 2 भाग में बांटेगा ये सब। चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले कोई भी घटना दुर्घटना बड़ा से बड़ा हो सकता है सत्ता पाने के लिए फिर से, इसलिए होशियार रहना है। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, 5 माह की मासूम की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की खबर आई है। बच्ची की मां ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। महिला को ससुराल वालों पर शक है, पति सास ससुर पर हत्या का शक है। फुलवारी शरीफ थाने में इस पूरे मामले को दर्ज कराया गया। सास ससुर पर मारपीट का आरोप लगाया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजधानी पटना से, जहां फुलवारी शरीफ में इस पूरे मामले को दर्ज कराया गया है। बच्ची की मां ने हत्या की आशंका जताई है और अपने ही परिवार वालों पर यानी कि ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप लगाया है। उन पर ही शक है कि उन्होंने उनकी बच्ची को मार डाला है। मेरे पति सब मिल के मार दिए हैं। कैसे मारे? वो हमको पता नहीं था। 5 तारीख को रात में हम अपने बच्चे को 10:30 बजे के करीब में हम उसको दूध पिलाकर सुला दिए। उसके बाद हम 12 बजे हम खुद भी सो गए और उस मतलब कि 12 बजे सोने के बाद हम सीधे उठे 8 बजे सुबह में, तो देखते कि मेरी बच्ची का मौत हो चुका है। सर मारी है नथनी के। कैसे मारी है? मारी है लेडीज थी में दिखाने के जो कुछ नहीं है सर। कैसे मारी है? हम नहीं देखे। हम क्या चीज से मारे गए? किस चीज से मारी है? हम नहीं देखे हैं सर। नहीं। और इसी बीच आरा से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर दी गई। शव को फांसी के फंदे से लटकाया गया। हत्या के बाद आरोपी पति फरार हो गया है। नगर थाना के तरीम मोहल्ला की ये पूरी घटना बताई जा रही है। महिला के सास ससुर गिरफ्तार किए गए हैं। रांची की रहने वाली थी खुशबू प्रवीण, जो 2 महीने पहले आरा के तरीम मोहल्ला निवासी शाहनवाज आलम के साथ खुशबू की शादी की गई थी और दहेज के लिए उसका पति उसके साथ मारपीट किया करता था। बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए और एक बुलेट गाड़ी देने की शर्त पर वो खुशबू को मायके से लाया और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शाम में 4 बजे कल फोन की कि देखिए ना आप ही, ऐसा है कि बहुत मारे हैं, रात में हमको मारे हैं, हाथापाई किए हैं, बाल नोचे हैं और टॉर्चर कर रहे हैं। तो हम बड़ी बहन बोली कि देख बाबू तुम्हारा शादी हो गया है, अब तुम क्या कर सकती है, पापा का भी तबीयत ठीक नहीं रहता, तुम एडजस्ट करके रह लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इतने बीच बात ही करते में कुछ लोगों का हुआ चिल्ला और उसके बाद कुछ देर बाद 15 से 20 मिनट बाद वो लोग फोन करता है कि आपकी बेटी आत्महत्या कर ली। और अगली खबर नवादा से, जहां शराब को लेकर प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। जिले के नक्सल प्रभावित थाली थाना क्षेत्र के कोल महादेव जंगल में अवैध महुआ के भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। पुलिस ने इस दौरान शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया, वहीं 400 किलो महुआ जावा को नष्ट किया है। दरअसल पुलिस को जंगल में शराब कारोबार की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। वहीं शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। और लखीसराय में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसान बेहद परेशान हैं। काफी संख्या में किसान खाद को लेकर बिस्कोमान पहुंच रहे हैं, लेकिन बिस्कोमान में सिर्फ 1200 बोरा यूरिया खाद ही उपलब्ध है। यूरिया खाद नहीं मिलने से किसान बेहद निराश हो गए, साथ ही हंगामा भी किया है। किसानों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। यूरिया खाद को लेकर किसान काफी परेशान हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम मौजूद हैं बिस्कोमान में और यूरिया खाद को लेकर आप देख सकते हैं महिला और पुरुष किसान सुबह से ही बिस्कोमान पहुंचे हैं और अब तक इन लोगों को जो है यूरिया खाद नहीं मिल पाया है। कुछ किसान भी है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अटल कुमार। कब से, कहाँ से आए आप? सर आए चानंदारी सिर से। अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला सर, भूख प्यास लग गया, बिस्कुट पर आ गया, देख रहे हैं प्यास व्यास भी लग गया। क्या बोला जा रहा है? क्या बोलेगा, प्रशासन 2 आया, वो भी आ रहा, हल्ला उज्जत करवा चल गया। प्रशासन मजा ले रहा था सर, हम सब धक्कम मुक्की, हम वहाँ पे लाइन में थे 3 नंबर में, और यहाँ पे चला है। तक नहीं मिला? कोई नहीं मिल रहा है सर, कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ और किसान है, हम जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? धर्मराज यादव। क्या कब से आप लाइन में? बहुत सुबह से, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। 5 बजे से नहीं मिल रहा, एकदम काफी परेशान।
कुछ महिला किसान भी हैं यहाँ पे, हम इनसे जानते हैं। कब से हैं आप लाइन में? 5 बजे सुबह से हैं। कहाँ से आई हैं आप? खैरी बात से। करवा दे। अभी तक नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, भूखे प्यासे यहाँ बैठे। क्या बोल रहा है यहाँ? क्या बोल रहा है प्रशासन? एक दो ठो आया फिर चल गया, बांटबेन किए। सर परेशानी कुछ नहीं है, मेरे पास 1200 बोरा खाद आया हुआ है सर, और हम यहाँ पर 10 बजे से ही आज आ चुके हैं बांटने के लिए। तो बांटने नहीं देते हैं सर। कौन लोग नहीं देते? ये आगे में कुछ हुड़दंग लोग करने लगते हैं सर। अब 2-3 प्रशासन भी कुछ आया, बुला कर लाए थे सर, तो प्रशासन भी लास्ट में बोले कि आप बंद कीजिए, हमसे नहीं संभलेगा। तो आपने सुना, यूरिया खाद को लेकर किसान काफी परेशान हैं। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय।